नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई के प्रभा देवी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से आई अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया, तो मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा। रमजान की छुट्टियों के बाद आज से मदरसों में कक्षाएं शुरू हुई हैं। बोर्ड की ओर से सभी जिला कल्याण अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। तो इस खबर पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। निश्चित तौर पे मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा और हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। आज एक अवसर आदरणीय योगी सरकार ने और देश में आदरणीय मोदी ने हमको ये सब दिया है कि ये अवसर हम सबको प्रदान करता है कि अब हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं अपने समाज के बच्चों को। मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, मदरसा मॉडर्नाइज किया है, हमने मदरसों में एनसीईआरटी की शिक्षा लागू करी है। तो इस तरह से तमाम कंप्यूटरीकरण हुआ है, पोर्टल पर लेकर आए हैं। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खास करके जनगणमन गाएंगे। तो उसके अंदर एक ऐसी ही भावना आएगी बच्चों के अंदर, उनको लगेगा कि हम भी एक शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान गाया जाता है। अब तो आप और हम फिल्म भी देखने जाते हैं तो फिल्म के जो स्टूडियोज हैं वहाँ पर भी राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान हमें अनुशासन और देश प्रेम बताता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता, राष्ट्र के प्रति बताया जाता, राष्ट्र के सम्मान की बातें बताई जाती, राष्ट्र धर्म के बारे में बताया जाता, तो आज ये जो देश के अंदर हालात हैं वो ना बनते। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जैसे योगी जी ने किया है और हेमंत बिश्व शर्मा ने आसाम में किया है, हम चाहते हैं पूरे भारत के अंदर सभी जगह हो, लोगों को मालूम हो कि भारत क्या है और भारतीयता क्या है और राष्ट्रवाद क्या होता है। ज्ञान नबी मस्जिद जो कि काशी विश्वनाथ प्रांगण में है, इसका अब भीतर तक सर्वे हो सकेगा। बनारस अदालत के बाद ये सर्वे होगा और अजय मिश्रा ही इसके कमिश्नर रहेंगे। बनारस की अदालत ने ज्ञान नबी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में यह फैसला दिया है, लेकिन साथ में अजय मिश्रा के अलावा 2 और सर्वेयर जोड़ दिए गए हैं। 17 मई तक सर्वेयर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देंगे। देखिए हमारे सहयोगी अजय सिंह की बनारस से ये रिपोर्ट। दोपहर से जिस फैसले का इंतजार था वो 2 बजे के बाद आया। अदालत ने साफ कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। और विशाल सिंह जी भी हैं, अजय प्रताप सिंह जी भी हैं। तो हम बेशक विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी 2 सर्वे कमिश्नरों के रूप में जोड़ दिया। ये भी कहा कि सर्वे जारी रहेगा और जरूरत हो तो वो मस्जिद के भीतर जा सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए उन्होंने माननीय न्यायालय ने एक और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की है। विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र दोनों रहेंगे अधिवक्ता आयुक्त। दोनों की निगरानी में ये जो है कार्रवाई संपूर्ण होगी। अगर एक अधिवक्ता आयुक्त नहीं रहेगा तब भी दूसरा जो अकेले कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें अंदर जाने के लिए क्या अनुमति चाहिए, क्या बात चाहिए? अंदर जाने के लिए ताला तोड़ के प्रवेश कराया जाएगा। जितनी भी जो बाधा उत्पन्न करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। बंद है। मस्जिद पक्ष सर्वे का विरोध करता रहा और उसने कमिश्नर अजय मिश्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। वह इसे चुनौती देने का मन बना रहा है। मैंने आदेश को पूरी तरह से सिंसियरली अभी नहीं पढ़ा है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्डर को जो पढ़ने से मुझे लगा कि दिस ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो क्यों, क्या वजह है, कौन सी ऐसी बात है? इसमें बहुत से ऐसे लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हैं जिसका संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया, उनको बाईपास कर दिया है। हम लोग ऑर्डर पढ़ने के बाद आपस में डिस्कशन करने के बाद में इसकी क्या लीगल रेमेडी वो अवेलेबल होगी, हम लोग क्या आगे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग निर्णय लेने के बाद में आएंगे, लेकिन इस आर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे। वैसे अदालत ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है, यानी मस्जिद पक्ष के वकीलों के पास ज्यादा समय नहीं है। अदालत के इस आदेश के बाद वादी पक्ष के वकील जहां अपनी जीत मान रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं, तो वहीं मस्जिद पक्ष के वकील आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। रणनीति तो प्रशासन भी बना रहा है, क्योंकि उसे मस्जिद के अंदर सर्वे जो कराना है। ऐसे में
इस मुकदमे में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम, राजेश और आलोक के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ताजमहल मामले की बात करते हैं। इस मामले में जो अर्जी दाखिल की गई थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये जो अर्जी थी वो ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग इसमें की गई थी। फटकार लगाई गई है याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट द्वारा और कहा गया है कि पीआईएल का दुरुपयोग न करे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ताजमहल का सर्वे कराने की बात थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात थी और ये दावा किया गया था कि वहाँ पर 22 बंद कमरे हैं जहाँ पर जाकर एक रिसर्च करना चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से पता लगाना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ताजमहल के बारे में वो बिल्कुल गलत है। ये दावा किया गया था और दावा करने वाले बीजेपी के अयोध्या इकाई के नेता रणजीत सिंह थे और उन्होंने ये पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में और मांग की थी कि उनको ये इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ पर रिसर्च हो सके, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाकर सब पता लगाए वहाँ पर और रिपोर्ट इसकी दाखिल करे। तो बड़ा एक मामला था। हाई कोर्ट ने लगातार इस मामले की सुनवाई की पूरा दिन, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो मांग है ये मांग नहीं मानी जा सकती, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाई जा सकती, अदालती क्षेत्राधिकार से बाहर की ये बात है। और दूसरी बात, ये काम क्या हाईकोर्ट का है, अदालत का है कि ये तय करे कि ताजमहल किसने बनवाया था। साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर यह भी सवाल उठाया कि आज ताजमहल की बात हो रही है, कल आप कहेंगे कि कल आप मांग करेंगे कि जज के चैम्बर तक जाना है। और ये भी साथ में कहा कि रिसर्च का काम विशेषज्ञों का काम होता है, अदालत का काम नहीं है कि इस तरह के मामलों में दखल दे। साथ ही साथ अदालत ने बड़ी टिप्पणियां की और कहा कि ये कोई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है, इस तरह कोई भी यहाँ पर आकर पीआईएल का दुरुपयोग नहीं करे तो बेहतर है। और ये भी कहा साथ में कि ये जिस तरह की याचिका है, ये इस तरह की याचिका को स्वीकार हाईकोर्ट जो है वो अदालत नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ बड़ी एक बात यहाँ पर बताने की भी कोशिश की कि जिस तरीके से इस याचिका को पेश किया जा रहा है, अदालत इससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि अदालत में कानून की बातें चलती हैं। इस तरह की बहस ड्राइंग रूम में चल सकती है, अदालत ने कहा 2 जजेस की पीठ ने। हालांकि पिटिशनर कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो फिलहाल ताजमहल के मुद्दे को इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने शांत कर दिया है और बता दिया है कि वो ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ने में कतई विश्वास नहीं रखता और ऐसे मुद्दों को वो खारिज ही करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में एमसीडी के बुलडोजरों ने कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को इस तरह घसीटकर गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। अमानतुल्लाह के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, तो अमानतुल्लाह के समर्थकों ने हल्की फुल्की पत्थरबाजी भी की। दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से हिरासत में लेकर यहाँ से निकल रही है। यहाँ दिल्ली पुलिस जो है अमानतुल्लाह खान को कहाँ ले जा रहे हैं आप? थाने। क्या बोल रहे हैं आप? जेल डाल रहे हैं, जेल में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दरअसल एमसीडी के बुलडोजर कब्जे हटाने के लिए मदनपुर खादर पहुंचे थे, जहां देखते ही देखते इन्होंने 3 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ दिया। जो दीवारें नहीं गिर पाईं, उन्हें हथौड़ों से तोड़ दिया गया। एमसीडी के मुताबिक ये बड़ी इमारतें अवैध रूप से बनाई गई थीं। एमसीडी के बुलडोजर यहां मदनपुर खादर में चल रहे हैं। 2 बिल्डिंगों को जमींदोज करने के बाद ये तीसरी अदबनी बिल्डिंग है, जिसको यहां पर एमसीडी के बुलडोजर जो है वो तोड़ रहे हैं। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो एमसीडी के बुलडोजरों के सामने विरोध करने आया, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। मैं कुछ नहीं करूंगा, लड़की को भी लेकर आए अम्मी को देखने के लिए। हमारी माँ है, मेरी माँ है। वो माँ और बेटी को पकड़ा है, उठा क्यों ले? मेरा बच्चा पकड़ा, मैं भी अभी आई, छोटी सी बच्ची मेरी 3 साल की। आपकी 3 साल की। आप क्या प्रदर्शन में थी? प्रदर्शन में थी, मैं अभी आई हूँ। बिल्कुल
ये हथौड़े और बुलडोजर न्यू इंडिया की पहचान बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि बिना एमसीडी की इजाजत या मिलीभगत से इतनी बड़ी इमारतों को खड़ा ही नहीं किया जा सकता। एमसीडी तब कहां थी जब इन इमारतों को बनाया जा रहा था। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और 8 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। एक ब्रेक के बाद बने रहिए देश प्रदेश के साथ। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। पिछले 8 साल में महंगाई दर सबसे ज्यादा हो चुकी है। आपको बताएं तो अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79%, मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% थी। वहीं अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 8.1% और मार्च में 7.68% थी। वहीं अप्रैल में सब्जियों की महंगाई दर 15.41% रही। और इस वक्त हम मुंबई के किराना स्टोर में हैं। शाम के दौरान अगर आप किसी किराना स्टोर में जाते हैं तो बड़ी संख्या में आपको लोग भी नजर आएंगे, खरीदार नजर आएंगे, ग्राहक नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से ग्राहकों की कमी है। और यहाँ जो मैं किराना स्टोर पे हूँ, यहाँ पर स्टाफ जो 15 हुआ करते थे, बीते 4 महीने में उन्हें घटाकर 4 की संख्या में रखा गया है, क्योंकि ग्राहक इतने नहीं हैं। तो पहले से महंगी मुंबई आर्थिक राजधानी पर किस तरह से मुंबई वासियों पर महंगाई की मार पड़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये 30 साल के दीपेश तानावड़े हैं। बैंक में फील्ड की नौकरी करते थे। 10,000 तनख्वाह थी। कोविड में नौकरी चली गई। अब माँ घर चलाती हैं। कहते हैं कि बढ़ी महंगाई में पैसे बचाने के लिए एक वक्त का ही खाना खाते हैं। अभी आपका घर कैसे चल रहा है? मेरा मम्मी दूसरे के घर पे बर्तन घसती है, तो उधर 4-5 हज़ार ही कमाती है बस। सब पे असर हो गया है। अभी एक वक्त ही खाना खाते हम, एक वक्त नहीं खाते, एक टाइम नहीं खाते हम खाना। 29 साल के विशाल सिंह मुंबई के वर्ली में किराना स्टोर चलाते हैं। कहते हैं कि 50% ग्राहक कम हुए हैं, इसलिए स्टाफ करीब 70% कम करने पड़े। हमारे घर में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बजट, स्टाफ मैंने कम कर दिए। अभी इतनी काम भी नहीं है, इतने बैठे रहते हम लोग भी। तो पहले कितने स्टाफ थे आपके और अभी कितने हैं? पहले हमारे पास 15 स्टाफ थे, अभी 4 है। धर्मेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, सेल्समैन हैं। इनके अंडर करीब 7,000 दुकानें आती हैं, वहाँ पर ये माल पहुँचाते हैं। सर, क्या असर पड़ा है महंगाई की वजह से? जितना पहले आपके पास ऑर्डर आ रहा था, आप कितना ऑर्डर पहुँचा रहे हैं शॉप से? अभी तो मतलब ऑर्डर तो पहुँच रहा है सब जगह, मगर पहले के जैसा ऑर्डर अभी नहीं निकल रहा है जो है। तो जैसे एक शॉप पे आपका कितना ऑर्डर एक महीने का होता था? अभी एक महीने का ऑर्डर लगभग यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे कम से कम 30 से 40 हज़ार होता था। अभी लगभग 20,000 भी पूरा नहीं होता, सीधे आधा हो गया। आधा हो गया। शैम्पू, साबुन, खाने वाले प्रोडक्ट जो है सब पे बढ़ा है, मतलब सबके MRP 50, 60, 70 ऐसे बढ़ा है। खाने वाले में तो और बढ़ा हुआ है। 34 साल के साजन कुमार यादव आर्थिक राजधानी मुंबई में सब्जी बेचते हैं। बिहार के समस्तीपुर से हैं। पहली लहर में ये भी अपने गांव गए थे। मुंबई लौटे हैं, पर जिंदगी बद से बदतर हुई है। कहते हैं कि यही हाल रहा तो हमेशा के लिए बिहार लौट जाएंगे। बहुत फर्क पड़ गया, बहुत। मतलब पहले जैसा अब नहीं रहा, नहीं, दिल भी नहीं लगता इधर काम करने। तो कब तक ऐसे रह पाएंगे मुंबई? देखता हूँ, कुछ दिन और देख लेता हूँ। नहीं हो पाएगा तो निकल जाएंगे गाँव में ही। फिर से बिहार निकल जाएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे यार। और वहाँ पर कैसे कमाएंगे? महंगाई तो हर तरफ है। महंगाई है, वहाँ अपना खेत भी है, वहाँ तो बहुत बात है। लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है, मुंबई में रहना मुश्किल हो रहा है। महंगे शहर मुंबई में रहना कितना मुश्किल है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। अब हर चीज की बढ़ती कीमतें और महामारी में घटी कमाई मुंबई वासियों के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ती महंगाई से हर आदमी त्रस्त होता जा रहा है। सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर चढ़ा दिए हैं, जिससे हर चीज महंगी हो गई है, सब्जी से लेकर के तेल भी। देखिए ये रिपोर्ट। खाने की सभी चीज़ों में है भैया, चाय की पत्ती से लेके चीनी, चावल सभी महंगी भैया। पहले हम 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो में काम कर रहे हैं या 3 पाव में काम कर रहे हैं।
लक्ष्मी नगर की रहने वाली सुखविंदर साल भर पहले तक घर का रोजमर्रा का सामान 3,000 रुपए में ले जाती थीं। अब वही सामान 4 से 5,000 रुपए में आ रहा है। सुखविंदर की बात की तस्दीक करने के लिए हम मिले ओम किराना स्टोर के मालिक मनोज कुमार गर्ग से, जिनका कहना है कि महज महीने भर के भीतर सोयाबीन का तेल 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। आटे का 10 किलो का पैकेट 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए, कपड़े धुलने का डिटर्जेंट 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, कॉस्मेटिक के दाम में 20 से 30% और मसालों के दामों में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा की अगर हम बात करें, जो बेसिक चीज है खाने पीने का, उसका दामों में क्या अंतर आया है? काफी रेट बढ़ के है, 10% के करीब लगभग मान लो मोटा मोटी। अच्छा, पहले कितने का था? अभी कितने पहले का था? कंपनी का उसका रेट था 280 रुपए, आज उसका रेट 310 रुपए हो गया। 310 रुपए हो गए। मैं जैसे नंबर 1 साबुन है, इसका रेट पहले 100 रुपए था, आज इसका रेट 120 रुपए हो गया। 100 से 120 हो गया। हाँ जी। लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। इसके संकेत गुरुवार को सुबह मिले। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है और निफ्टी से लेकर सेंसेक्स लगातार नीचे की ओर गोता लगा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कई कारण हैं। आरबीआई ने महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है। तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। चीन में बढ़ रहे कोविड से लॉकडाउन है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। यूक्रेन रूस जंग खत्म न होने से दुनिया भर में खाने और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के बाजारों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पहले से गिरावट देखने को मिल रही थी। डाउ जोन्स और नैस्डैक में अब तक 30% से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तर से देखने को मिल चुकी है और भारत में भी अब गिरावट का दौर चालू है। आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। निफ्टी में भी 3.5% तक की गिरावट हो चुकी है। अब ओवरऑल सेंटीमेंट यहां पर नेगेटिव है। पहले कोरोना की वजह से देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटी। अब महंगाई से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि दुकानदार और ग्राहक दोनों का ये मानना है कि हाल फिलहाल के दिनों में तकरीबन हर खाने पीने के सामान या फिर रोजमर्रा उपयोग होने वाले सामानों में 10 से लेकर 30% तक की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी, इसके बारे में कोई साफ तौर पर किसी के पास में कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी, जो ख़ास तौर पर गरीब आदमी है, उसके घर का गुजारा चलना इस महंगाई के दौर में बेहद मुश्किल हो चुका है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।